हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे स्कॉलरशिप टेस्ट एनएमएमएस 2020 एसएटी स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के 180 तक रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, उर्वरक को वर्णित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वर्णन सही है? फर्स्ट ऑप्शन, बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है। सेकंड ऑप्शन, जैविक प्रकृति के होते हैं। तीसरा, प्रदूषण का कारण नहीं है। चौथा, कारखानों में उत्पादित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 91 का फोर्थ, कारखानों में उत्पादित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के सिद्धांतों के अनुसार किसी विशेष मामले को प्रभावित करने के लिए राज्य के प्रयास को क्या कहा जाता है? हस्तक्षेप, जबरदस्ती, ध्यान, फैसला। तो इसका राइट आंसर होगा हस्तक्षेप। क्वेश्चन नंबर 93, यदि -3 की पावर m+1 मल्टीप्लाई -3 की पावर 5 इज इक्वल टू -3 की पावर 7, तो m का मान क्या होगा? देखिए यहाँ -3 की पावर m+1, यहाँ भी -3 की पावर 5। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, तो इसका मतलब -3 की जो पावर है यहाँ बनेगी टोटल m+5 और 1 6, और इसके राइट साइड में है -3 की पावर 7। जब बेस सेम होता है तो यहाँ और बराबर का साइन हो तो पावर कंपेयर हो जाती है। इट मीन्स m+6 इज इक्वल टू 7, देन m इज इक्वल टू हमें मिलेगा 7 में से 6 घटा देंगे 1। इट मीन्स अपना जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने कितनी सीटें जीती? तो इसका ऑप्शन है 285, 300, 303, 313। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2019 के अंदर बीजेपी ने 303 सीटें जीती। वहीं अगर बात करें कि अगर क्वेश्चन आ जाए अपने पास कि 2024 के अंदर जो 18वीं लोकसभा थी, 18वीं लोकसभा जिसमें कुल सीटें होती है, कुल सीटें अगर बात करें तो कुल सीटें होती है 543, उसमें से बीजेपी ने कितनी सीटें जीती? तो यहाँ बीजेपी के अंदर उस 2024 के अंदर बीजेपी ने 240 सीटें जीती। और वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने जीती थी 99। कांग्रेस ने 99 सीटें जीती थी उस टाइम, और यहाँ बहुमत के लिए 272 सीटें की ज़रूरत थी। बीजेपी ने 240 सीटें प्राप्त की, तो गठबंधन के साथ इसने देश में अपनी सरकार बनाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बड़ी एकल इकाई बनाने के लिए संयुक्त छोटी रासायनिक इकाइयों की एक श्रृंखला को क्या कहा जाता है? जो छोटी रासायनिक इकाई होती है इन्हें हम बोलते हैं मोनोमर। जो एक छोटा सरल अणु होता है, और कई जो मोनोमर मिला करके ये बनाते हैं पॉलीमर बनाते हैं। तो इसका जो है ना फर्स्ट जो ऑप्शन है पॉलीमर, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वहीं अगर बात करें, आपको मैं बता दूं, पॉलीमर का अगर कोई एग्जांपल पूछे, उदाहरण पूछे, तो आप बोल सकते हो पॉलीमर का उदाहरण होता है स्टार्च, जो कि ब्रेड और आलू जैसे खाद्य पदार्थों के अंदर पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 96, स्वतः दहन किस पदार्थ में संभव है? स्वतः दहन एक प्रकार का दहन जो बिना किसी बाहरी ऊष्मा स्रोत जैसे कोई चिंगारी या ज्वाला के होता है। तो इसका जो ऑप्शन है पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी, फास्फोरस। तो इसमें जो फास्फोरस है ये बिल्कुल सही आंसर है। फास्फोरस, इसका जो ज्वलन ताप है वो काफ़ी कम होता है। क्वेश्चन नंबर 97, किस दिन पूरी पृथ्वी पर
दिन व रात बराबर होते हैं? 21 मार्च 23 सितंबर, 21 जून 22 दिसंबर, 25 मार्च 23 सितंबर, 25 जून 22 दिसंबर। तो जो पृथ्वी पर अगर पूछे कि किस दिन दिन व रात बराबर होते हैं, तो होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन व रात बराबर होते हैं। अगर पूछे कि दिन बड़ा कब होता है, अगर पूछे कि दिन बड़ा कब होता है, तो वो 21 जून को होता है दिन बड़ा। इसे बोलते हैं ग्रीष्म अयनांत। और वहीं अगर बात करें अगर पूछे कि रात बड़ी और दिन छोटा कब होता है, वो होता है अपने पास 22 दिसंबर को। वो होता है 22 दिसंबर को रात बड़ी और दिन छोटा। इसे बोलते हैं शीत अयनांत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीईटी पैट एक क्या है? नाइलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, रेयॉन। तो पीईटी क्या है? पीईटी पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट एक स्ट्रॉन्ग लाइट वेट थर्मोप्लास्टिक होता है। तो इसका जो है ना पॉलिएस्टर बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा, जो कि बॉटल्स के अंदर, फूड पैकेजिंग के अंदर, फाइबर के अंदर, फिल्म शीट्स है, इनमें इसका जो यूज़ होता है। ग्लोबल वार्मिंग का कारण है डैश की बढ़ती मात्रा। ग्लोबल वार्मिंग ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूलकण। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है इसका जो खालिस्तान की बढ़ती मात्रा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 100, किसने 1922 में महलवारी प्रणाली तैयार की? तो महलवारी जो प्रणाली है वो तैयार करने वाले कौन है? मैसे महलवारी और मैसे मैकेंजी। इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है होल्ट मैकेंजी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वहीं अगर बात करें, पूछे अगर आपसे रेतवाड़ी व्यवस्था पूछे, अगर पूछे रेतवाड़ी व्यवस्था, तो रेतवाड़ी व्यवस्था आप बोल दोगे रीड और मुनरो। रेतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने वाले कौन है? उसको रीड एंड हेक्टर जो मुनरो है वो। अगर बात करें स्थायी बंदोबस्त की बात करें, परमानेंट सेटलमेंट की बात करें, तो वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसी टाइम क्या आया था, एक सूर्यास्त कानून है, कई बार पेपर में पूछा जाता है। सूर्यास्त कानून कब लागू हुआ, जो कि स्थायी बंदोबस्त का एक पार्ट था। सूर्यास्त कानून जो कि सन 1794 के अंदर लागू हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 101 मैथ्स का क्वेश्चन है। x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, प्लस वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड, जेड माइनस एक्स, जेड प्लस एक्स। इस क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करते हैं? यह फॉर्मूला आप लगा सकते हो, ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ए माइनस बी मल्टीप्लाई अगर ए प्लस बी हो तो आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ जैसे कि x माइनस वाई है और x प्लस वाई, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आगे वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस यहाँ मिलेगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो चीज़ें हैं, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएगी, हमें मिलेगा 0। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो, या पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 102, नेफ्थलीन गोलियों का उपयोग कीटों को भगाने के लिए किया जाता है, जो बनाई जाती है पेट्रोलियम से, चीनी से, कोलतार से, एलपीजी से। तो कोलतार से बनाई जाती है नेफ्थलीन गोलियां का उपयोग कीटों को भगाने के लिए किया जाता है। तो कोलतार इसका बिल्कुल ठीक आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, एक ग्राफ जो लगातार समय के साथ बदलाव को दिखाता है वो क्या कहलाता है? बार ग्राफ, पाई चार्ट, हिस्टोग्राफ, रैखिक ग्राफ। तो जो लगातार समय के साथ बदलाव को दर्शाता है वो होता है अपना रैखिक ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक तांबे के बर्तन को लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रखा जाता है तो हल्की हरी परत से ढक जाता है। हरा पदार्थ का मिश्रण है। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर नाइट्रेट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कॉपर हाइड्रोक्साइड और
कॉपर कार्बोनेट, बिल्कुल सेकंड जो ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, खंड बी और सी के बीच केंद्रीय कोण का अंतर बताना है। तो यहाँ देख पा रहे हो आप, इन सबको ऐड करते हैं, 30 और 30 60 और 40 100, यानी इट मीन्स जो 100% है, 100% कितने डिग्री के बराबर आ रहा है? 100% 360 डिग्री के बराबर आ रहा है। तो यही बात करें तो 1% बराबर कितना आएगा? 1% बराबर आएगा 360/100। हमें निकालना है यहाँ खंड बी और सी का अंतर। तो बी और सी का अंतर कितना है? 40 में से 30 घटाएंगे तो 10, तो 10% बराबर कितना आएगा? 10% बराबर हमें मिलेगा 360/100 गुना 10। तो यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, अपना बच गया 36 डिग्री। तो इसका जो पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 106 नंबर, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। देख पा रहे हो आप। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो पूछा है अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा? अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर थर्ड, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 107 की, एक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके ऊर्जा को छोड़ता है, डैश कहलाती है। जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया अगर ऊर्जा को छोड़ता है, इट मीन्स वहाँ पर क्या हो रहा है? वहाँ पर उस चीज़ का दहन हो रहा है। वहीं बात करें 108 नंबर क्वेश्चन की, चूंकि धातुएं बजाने पर ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं तो इसलिए उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें अगर कोई अपनी मेटल से अगर वो साउंड क्रिएट करती है तो वो जो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, वो जो गुणधर्म है वो सोनोरस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 109, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त कुछ दवाएं सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाली बीमारियों के विकास को मारने या रोकने के लिए लागू की जाती है। ऐसी दवाओं को क्या कहा जाता है? ऐसी दवाओं को एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक या तीनों। तो ऐसी दवाओं को क्या कहा जाता है? एंटीबायोटिक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड 109 नंबर जो क्वेश्चन है इसका ठीक रहेगा। समलंब का क्षेत्रफल, क्वेश्चन नंबर 110। समलंब का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है? जो ट्रेपेजियम का अगर हमें एरिया निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला रहेगा 1/2, जो दोनों आधार है ए और बी उन दोनों को जोड़ देते हैं और फिर हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए देखते हैं कैसे अटैम्प्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। 1/2 एज इट इज़ ए और बी, इट मीन्स ए ऊपर वाली साइड है, बी नीचे वाली साइड होगी, और जो 3 हाइट हो गई अपनी, यानी 2 और 4, ए और बी को जोड़ देते हैं। यहाँ पर 2 और 4 को जोड़ दिया, कितना मिला? 6, और हाइट कितनी है? 3। नीचे वाले 2 से ऊपर वाले 6 को कट कर दिया, 3 के 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, हमें मिल गया 9। तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर जो पहला जो अपना ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 111। एक कोशिका विभाजन के दौरान क्या होता है? केंद्रक पहले फिर कोशिका द्रव्य, या कोशिका द्रव्य और केंद्रक विभाजित होता है पहले, केंद्रक और कोशिका द्रव्य एक साथ विभाजित होते हैं, या ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, संबंध नहीं है। इसमें जो कोशिका विभाजन के दौरान क्या होता है? केंद्रक पहले होता है और फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो जो पहला ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 112 नंबर क्वेश्चन है, मुर्गी का अंडा क्या है? एक अंग है, एक एकल कोशिका है, एक उत्तक है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो एक एकल कोशिका है। वहीं अगर उत्तक की बात करें तो उत्तक क्या होता है? टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल होता है। कोशिकाओं के समूह को क्या बोल देते हैं? उत्तक बोल देते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल बहुभुज जिसकी 7 भुजाएं हैं उनके कोणों का जोड़ कितना होगा? अगर 7 भुजाएं हैं, अगर हमें कोणों का जोड़ निकालना तो क्या रहेगा? n-2 मल्टीप्लाई 180। n की वैल्यू कितनी अपने पास? n की वैल्यू 7, 7 में से 2 घटाएंगे और उसके बाद उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 180 के साथ। 7 में से 2 घटाए तो 5, 5 की गुना 180 के साथ करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? हमें मिलेगा 900 डिग्री।
तो जो पहला ऑप्शन है 113 नंबर क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 114, निम्न में से ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि बी की जगह ऐसा क्या रखें और वो एक में अगर उसको ऐड कर दें, जोड़ने के बाद टोटल क्या बनना चाहिए, उसमें इकाई का अंक अपना 0 बनना चाहिए। तो इट मीन्स यहाँ पर बी की जगह 9 बिल्कुल सुटेबल रहेगा। अगर बी की जगह 9 रख देते हैं तो 9 और 1 मिलाने से 10 होता है, 10 में 0 यहाँ रखेंगे और 1 अब कैरी यहाँ से जाएगी। उसके बाद 2 और 1 3 हो गया, 3 में ऐसा क्या जोड़ दें, ठीक है, यानी बी की जगह फिर कितना रखना पड़ेगा, फिर बी की जगह फिर 9 रखना पड़ेगा। 9 और 9 टोटल बनना चाहिए, 2 और 1 3 हो गया। इट मीन्स 9 टोटल बनना चाहिए और वो ऊपर वाला मिलाने से 3 बनता है। तो इट मीन्स ए की जगह कितना रह गया, तो ए की जगह कितना रहेगा, 9 में से हम 3 घटा देंगे, ए की जगह 6। तो ए की जगह 6 और बी की जगह 9। तो पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। 115 नंबर, ए बी माइनस ए माइनस बी प्लस 1 का गुणनखंड बताना है। तो इसको आप इस तरह से लिखोगे, ए बी माइनस ए माइनस बी प्लस 1। क्या करोगे, यहाँ से ए कॉमन ले लेते हैं, ए कॉमन लेंगे, अंदर कितना बचेगा, बी माइनस, यहाँ ए कॉमन ले लिया, इट मीन्स यहाँ क्या बचेगा, 1। और यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं। ध्यान रखना, जब भी नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो अंदर पॉजिटिव बचेगा और पॉजिटिव वाले की जगह यहाँ क्या बचेगा, नेगेटिव। अब आप देख पा रहे हो, माइनस से पहले b माइनस 1 है, माइनस के बाद b माइनस 1 है, इट मीन्स b माइनस 1 कॉमन ले लिया। b माइनस 1 कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा अपने पास, यहाँ बचेगा a माइनस b माइनस 1 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा 1। तो ये जो a माइनस 1 b माइनस 1 किस ऑप्शन में आप देख पा रहे हो, ये ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है। तो 115 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो फर्स्ट है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 116, एक घोड़ा 12 दिन में 18 किलोग्राम मक्का खाता है, वह 9 दिन में कितना खाएगा। देखिए क्वेश्चन को, 12 दिन के अंदर कितना खाता है, 12 दिन के अंदर खाता है 18 kg। वहीं अगर बात करें एक दिन के अंदर कितना खाएगा, तो 18/12। यहाँ पूछा है कि वो 9 दिन के अंदर कितना खाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 9। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से दोनों 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, फिर आगे अगेन कट कर सकते हैं हम, 2 2 ज़ा 4, 9 2 ज़ा 8। तो ऊपर तो बन रहा है 9 3 27/2। 27 का जो आधा कितना हो जाएगा, 27 का आधा हो जाएगा 13.5। इट मीन्स ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 117, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर -1। तो यहाँ क्या होगा, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी। एक अपने पास 3 है, एक -1 है, तो 3 में से -1 करेंगे तो 3 में से 1 गया 2। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 118, पूछा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होगा। 1000 मिलीमीटर क्यूब, 100 मिलीमीटर क्यूब, 10 मिलीमीटर क्यूब, 1/1000 मिलीमीटर क्यूब। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है 1000 मिलीमीटर क्यूब बिल्कुल ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 119, 5 x की पावर 25 -3 x की पावर 32 प्लस 2 x की पावर -12। यहाँ क्या करना है, हमें x की जगह 1 रखना है, तो रखते हैं फिर x। 5 एज इट इज़, x की जगह 1 रखेंगे, 1 की पावर 25 1 ही होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। -3 x की जगह 1 रखेंगे, 1 की पावर 32, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस 2 x की पावर -12, x की जगह अगर 1 रखेंगे तो 1 की पावर अगर -12 रखेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आता है, 5 1 जा 5 -3 प्लस 2। तो यहाँ से 5 में से अगर 3 घटाएंगे 2, 2 प्लस 2 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, टोटल 4, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड के अंदर है। 119 नंबर का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 120, अनुपात 4:25 का प्रतिशत क्या रहेगा? तो ऊपर 4 लिखेंगे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4/25, और इसको प्रतिशत में अगर कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। नीचे वाले 25 से ऊपर वाले 100 को कट कर देंगे, 25 चौका 100, और 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मिलेगा 16%। 120 नंबर का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन है, 123 के घन की इकाई की संख्या होगी 3, 6, 9, 7। अगर 123 का अगर घन करना स्टार्ट कर दें, मतलब पावर 3 करना स्टार्ट कर दें, इट मीन्स इसका जो इकाई का अंक है 3, इसको कितनी बार लिखेंगे? 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 3 9 9 3 27, 27 के अंदर इकाई का अंक कितना आ रहा है? 7। तो इसका जो अगर 123 का जो घन करेंगे उस संख्या के अंदर भी इकाई का अंक हमें कितना मिलेगा? 7। तो 121 नंबर का चौथा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से किस संख्या का वर्ग एक सम संख्या होगा? वर्ग करके देखो, यहाँ 11 का करेंगे तो यहाँ इकाई का अंक 1 है तो इसका वर्ग भी 1 आएगा। 111 के अंदर इकाई का अंक 1 है तो इसका वर्ग करेंगे तब भी 1 आएगा। 1111 के अंदर इकाई का अंक 1 है, अगर वर्ग करेंगे तब भी 1 मिलेगा। 112 के अंदर इकाई का अंक 2 है और यहाँ स्केयर करेंगे, वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा 4, जो कि एक सम संख्या है। तो 112 है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 123, एक वर्ग के विकर्ण एक दूसरे के डैश होते हैं, बराबर, असमान, लंब सम द्विभाजक। एक अपने पास अगर वर्ग है, उसके जो विकर्ण हैं वो कैसे होते हैं? वो कैसे होते हैं? लंब सम द्विभाजक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, एक त्रिभुजाकार पिरामिड के कितने कोने होते हैं? इस तरह से एक त्रिभुजाकार पिरामिड अपने पास, इसके कितने कोने होते हैं? तो आप देख पा रहे हो 1, 2, 3 और 4। एक त्रिभुजाकार पिरामिड के कितने कोने होते हैं? 4 कोने होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 की ओर। निम्न में से एक चर x वाली रेखिक समीकरण है। फर्स्ट जो ऑप्शन है उसके अंदर अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमें मिलेगा x², जो कि द्विघात होगी। सेकंड ऑप्शन के अंदर क्या करोगे? अब जब एलसीएम लोगे x और x-1 का, तो यहाँ से भी क्या मिलेगा? x² मिलेगा, जो कि फिर द्विघात समीकरण हो गई। हमें बताना है रेखिक समीकरण। तीसरे ऑप्शन, चौथा ऑप्शन देखो, यहाँ भी क्या है? x² + 2x + 5 है, तो ये भी द्विघात होगी, तो चौथा नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता, पहला भी नहीं हो सकता। तो जो तीसरा ऑप्शन है, थर्ड जो ऑप्शन है, वो क्या है अपने पास? x चर वाली एक रेखिक समीकरण है, तो तीसरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, पृथ्वी पर मौजूद जीवों की विविधता, उनके आपसी संबंध और उनके पर्यावरण के साथ संबंध को कहा जाता है। विविधता बायोस्फीयर, जीव विज्ञान जैव विविधता, तो उनको क्या कहा जाता है? जैव विविधता कहा जाता है। अगर पूछे कि जैव विविधता जो है ना, बायोडाइवर्सिटी डे कब होता है, दिवस कब होता है, तो ये होता है 22 मई को होता है। क्वेश्चन नंबर 127, -64/243 का घनमूल पूछा है। -64/243, इसका हमें क्यूब रूट पूछा है, घनमूल पूछा है, 1/3 करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें। 64 किसकी क्यूब होती है? 4 की, और 243 किसकी होती है? 7 की, तो -4/7 है वो, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 128, गला लैरिंक्स को डैश भी कहा जाता है, स्वर यंत्र, ध्वनि यंत्र, ब्लैक बॉक्स, उपरोक्त सभी। तो गला लैरिंक्स को क्या कहा जाता है? स्वर यंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब y गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु x गुणसूत्र वाले एक अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज एक डैश बच्चे में विकसित होता है। किसमें होता है वो? एक, अगर x और y मिलेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? फिर हमें मिलेगा एक, यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 मीन्स पुरुष। यदि किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचा गया और 20 रुपये का लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत क्या है?
100 रुपये में बेचा गया, इट मीन्स 100 क्या हो गया, विक्रय मूल्य। 20 रुपये का लाभ, तो क्रय मूल्य कितना हुआ, खरीद के कितने में लेके आई, कितने में खरीद के लेके आई, फिर 80 में खरीद के लेके आई और 100 में बेचा तभी 20 रुपये का लाभ हुआ है। तो नीचे क्रय मूल्य, ऊपर लाभ, और लाभ प्रतिशत निकालना है तो गुना 100 कर देंगे। यहाँ से 20 चौका 80, नीचे वाले 4 से ऊपर वाले 100 कट करेंगे 25 पर, तो इसका जो सही आंसर होगा 25%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है लोहा, सोना, एल्यूमिनियम, पारा। तो तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, पारा। क्वेश्चन नंबर 132, मच्छर के भिनभिनाने की आवाज़ पैदा होती है मुंह से, पंखों के फड़फड़ाने से, स्वर रज्जु से, जीभ से। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, मच्छर के भिनभिनाने की आवाज़ कैसे होती है, पंखों के फड़फड़ाने से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमन समान भार वाले 4 पत्थर अलग प्रकार की सतह पर फेंकता है। ये 4 सतह क्रमशः बर्फीली, सूखी, रेतीली एवं सीमेंट की है। वह प्रत्येक पत्थर को समान बल लगाकर फेंकता है। तो बताइए किस सतह पर पत्थर रुकने से पहले अधिकतम दूरी तय करेगा। सीमेंट की सतह पर, रेतीली सतह पर, सूखी सतह पर, बर्फीली सतह पर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, बर्फीली सतह पर, क्योंकि यहाँ पर घर्षण कम होगा। 134 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हो आप। 15 न्यूटन फोर्स लेफ्ट साइड से और 12 न्यूटन है वो राइट साइड से लग रहा है। तो बताना है कि वस्तु ए पर जो कुल बल की मात्रा कितनी होगी। तो कुल बल की मात्रा आप क्या करोगे, 15 न्यूटन और 12 न्यूटन। 15 न्यूटन में से 12 न्यूटन घटाएंगे, कितना कितना बचेगा, 3 न्यूटन। इसका बिल्कुल ठीक रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 135, हरियाणा में पेट्रोलियम परिष्करणी रिफाइनरी कहाँ स्थित है। तो ये इसका जो बिल्कुल जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 1, पानीपत के अंदर। 136 नंबर क्वेश्चन, भूकंप की निगरानी के लिए कौन सी ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। भूकंप की निगरानी के लिए कौन सी ध्वनि होती है, अवश्रव्य ध्वनि होती है, जो कि 20 हर्ट्ज से कम होती है। वहीं अगर बात करें, अगर पूछे कि इंसान की सुनने की जो श्रव्य जो ध्वनि होती है उसकी जो प्रास कितनी होती है, वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर के कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज तक होती है श्रव्य ध्वनि होती है। इसे क्या बोलेंगे ना, श्रव्य ध्वनि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एल्यूमिनियम और आयरन, लोहा दोनों ही धातु है, परंतु विद्युतदर्शी की पत्तियां बनाने के लिए एल्यूमिनियम धातु को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि आयरन विद्युत का अच्छा सुचालक नहीं है। एल्यूमिनियम आयरन से हल्का होता है, एल्यूमिनियम आयरन से अच्छा सुचालक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है बिल्कुल ठीक रहेगा, एल्यूमिनियम आयरन से अच्छा सुचालक है। क्वेश्चन नंबर 138, पॉलीथीन और पीवीसी उदाहरण है। रेयन का, जैव निम्नीय पदार्थ का, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का, थर्मोप्लास्टिक का। पॉलीथीन और पीवीसी क्या है, थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 139, साइकिल दौड़ में साइकिल सवार आमतौर पर अपने शरीर को आगे की तरफ झुका लेते हैं। साइकिल सवार झुक जाते हैं क्योंकि सुविधा महसूस करते हैं, अपने भार को कम करते हैं, वायु अवरोध को कम करते हैं, ऊर्जा खपत को बढ़ाते हैं। तो वो वायु अवरोध है उसको कम करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 140, अदिति को एक प्रबल विद्युत अपघट्य की आवश्यकता है। निम्न में से उसके लिए कौन सा उपयुक्त होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, नल का पानी। सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका सूत्र होता है H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है। वहीं अगर बात करें सिरका एसिटिक अम्ल का, तो इसका होता है CH3COOH। तो यहाँ पूछा है हमें प्रबल विद्युत अपघट्य, तो इसका जो फर्स्ट जो ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, वो बिल्कुल ठीक रहेगा।
पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 141। दिए गए चित्र अनुसार आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य बने कोण का मान होगा। यहाँ आपतित किरण, परावर्तित किरण, तो देख पा रहे हो आप कि 25 डिग्री है, तो अभिलंब के साथ ये टोटल कितना था, 90 डिग्री। तो ये कितना बचेगा, 90 में से जब माइनस करेंगे इसको 25 को, तो ये मिलेगा 65। ये अगर 65 है तो ये भी कितना होगा, ये भी कितना होगा 65, क्योंकि कोण आई है वो किसके बराबर होता है, कोण आर के बराबर होता है। तो 65 और 65 मिलाने से कितना हो गया, टोटल 130 हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निरापद माचिस में प्रयुक्त होता है फास्फोरस, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट। फोर्थ जो ऑप्शन है 2 और 3 दोनों। अगर माचिस की तिल्ली की बात करें यहाँ, तो उसके अंदर क्या होता है, माचिस की तिल्ली के अंदर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट, ये दोनों होते हैं। और जो माचिस की जो डिब्बी होती है उस पर जो लगा होता है वो होता है लाल फास्फोरस। तो इसका जो निरापद माचिस में पूछा है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो 4 था बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अंदर 2 और 3 दोनों, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट दोनों आएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 143। निम्न में से सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। तो सौरमंडल का अगर सबसे गर्म ग्रह पूछे तो वो क्या कौन सा हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। शुक्र बिल्कुल ठीक ऑप्शन रहेगा। 144। प्राकृतिक गैस से प्राप्त डैश गैस का उपयोग यूरिया निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त कौन सी गैस का होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। तो वो होता है हाइड्रोजन का। क्वेश्चन नंबर 145। भारी ट्रक के पहिए चौड़े क्यों बनाए जाते हैं, दाब को कम करने के लिए, दाब बढ़ाने के लिए, घर्षण को घटाने के लिए, ट्रक का संतुलन बनाने के लिए। तो जो भारी ट्रक के पहिए चौड़े क्यों बनाए जाते हैं, ताकि दाब को कम किया जा सके। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ठीक रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 146। आपतित प्रकाश की आवृत्ति 3 गुना 10 की पावर 18 हर्ट्ज परावर्तन के बाद प्रकाश की आवृत्ति होगी, बढ़ जाती है, घट जाती है, समान रहती है या दोगुनी हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक रहेगा, समान रहती है। 147 नंबर। ऊष्मीय मान का सही मात्रक है किलो जूल, जूल, किलो जूल प्रति ग्राम, किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो इसमें क्या होता है, ऊष्मीय मान का सही मात्रक होता है किलो जूल प्रति किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 148। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पाया जाता है, ये मिलता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर। तो 148 नंबर का पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 149। वास्तव में काला सोना किसे कहते हैं, काला सोना किसे कहते हैं, पेट्रोलियम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 150। एक वस्तु 15 हर्ट्ज की आवृत्ति से, या आकृति नहीं आएगा, आवृत्ति कर लेना, से कंपन करती है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ध्वनि पैदा नहीं करती, ध्वनि तो पैदा कर रही है। ध्वनि पैदा करते जैसे हम सुन सकते हैं, बिल्कुल नहीं सुन सकते, क्योंकि जो सुनने की श्रव्य जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो ये ध्वनि पैदा करते जैसे हम सुन नहीं सकते, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3। यह ध्वनि पैदा करती है जैसे हम सुन नहीं सकते। 151 नंबर प्रश्न है। तेलुगु भाषियों के हितों की रक्षा के लिए आंध्र प्रदेश के भूख हड़ताल पर गए नेता थे। तो चित्तरंजन दास, पोटी श्रीरामुलु, कृष्णा मेनन, स्वामी विवेकानंद। तो पोटी श्रीरामुलु आंध्र प्रदेश के लिए भूख हड़ताल पर गए नेता थे। क्वेश्चन नंबर 152। ज्वार भाटा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल से ज्वार भाटा आता है, बिल्कुल सही बात है।
पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सिद्ध में होते हैं तो निमन ज्वार भाटा आता है। ये गलत कथन है, बल्कि निमन नहीं आता, उच्च ज्वार भाटा आता है जब पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सिद्ध के अंदर होते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा देख लेते हैं, ज्वार भाटा नौ संचालन में सहायक होता है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मददगार होते हैं। तो इसका जो हमें पूछा है सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा है वो जो कि सही नहीं है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सिद्ध में होते हैं तब निमन ज्वार भाटा आता है। ये बात बिल्कुल गलत है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा और मुंबई के अपतटीय क्षेत्रों में निम्न में से किसके भंडार मौजूद हैं? किसके भंडार मौजूद है? ऑप्शन फर्स्ट, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, तांबा। तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा और मुंबई के अपतटीय क्षेत्रों के अंदर पेट्रोलियम के भंडार मौजूद हैं। 153 नंबर का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं 154 नंबर क्वेश्चन की ओर। पूछा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.03। वही ऑक्सीजन कितनी है? 21। नाइट्रोजन 78। आर्गन की बात करें तो 0.93। तो ये किस ऑप्शन के अंदर देख पा रहे हो आप? ये देख पा रहे हो आप 154 का जो पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक रहेगा अपना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 155 की ओर। इंडियन सोसाइटी को सुधारने के लिए ब्रिटिशों ने कौन सा निर्णय लिया? सती प्रथा के खिलाफ कानून, उन्होंने विधवा के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया, अंग्रेजी शिक्षा को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया, उपरोक्त सभी। तो इंडियन सोसाइटी को सुधारने के लिए ब्रिटिशों ने ये तीनों के तीनों निर्णय लिए, उपरोक्त सभी। वहीं अगर बात करें सती प्रथा के खिलाफ कानून, सती प्रथा कब समाप्त किया गया? सन 1829 के अंदर। यह भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक के प्रयासों से सती प्रथा को समाप्त किया गया सन 1829 के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 156। इल्बर्ट बिल को कब पेश किया गया? इल्बर्ट बिल कब पेश किया गया? इल्बर्ट बिल को ये पेश किया गया 1883 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 157। नीचे दिए गए देशों को उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में लगाना है। इन्हें सबसे पहले जो आएगा वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश, उसके बाद कम, कम, फिर उससे कम। इसमें आप देख पा रहे हो जो ऑप्शन नंबर सेकंड है उसमें क्या आएगा? अब वर्तमान के अंदर 2025 के अंदर हम बात करें तो उसमें क्या होएगा? भारत पहले स्थान पर है और चीन दूसरे स्थान पर है। उसके बाद तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया, चौथे स्थान पर पाकिस्तान और पाँचवें स्थान पर ब्राज़ील है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल ठीक रहेगा। इसमें चीन दूसरे स्थान पर आएगा, भारत पहले स्थान पर आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 158। किसके अनुसार अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बनाया? तो ऐसा कौन मानते हैं? ऐसा महात्मा गांधी मानते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बनाया। 158 का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 159। धारावी दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी कहाँ स्थित है? कलकत्ता में, चेन्नई में, दिल्ली में, मुंबई में। तो ये मुंबई के अंदर स्थित है धारावी, दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 160। मानचित्र में छायांकित किए गए क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती है? स्थानांतरित कृषि, चलवासी पशुचारण, गहन कृषि, मिश्रित कृषि। तो ये आप देख पा रहे हो इस मैप के अंदर ये कौन सी कृषि है? स्थानांतरित कृषि यहाँ पर की जाती है। स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि बोल सकते हैं, जो कि घूम घूम कर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 161। शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। वृक्षों की इन कतारों को क्या कहा जाता है? वेदिका, समोच्च रेखीय रोधिकाई, मल्चिंग, रक्षक मेखला। तो इनको क्या कहा जाता है? रक्षक मेखला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 162। निम्नलिखित में से कौन सी पानी से संबंधित बीमारी है? प्लेग, हेजा, आई फ्लू, मलेरिया। तो पानी से संबंधित इनमें से कौन सी बीमारी है? हेजा बिल्कुल ठीक रहेगा। 163 नंबर। घटना के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द जिसमें बड़ी संख्या में जान और माल की हानि होती है तो उसे हम बोल सकते हैं आपदा। तो 163 का तीसरा जो ऑप्शन है बिल्कुल ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 164।
एक व्यक्ति जिसे पर्याप्त पोषण या भोजन नहीं मिलता उसे निम्न के रूप में जाना जाता है: पोषित, कुपोषित, अच्छी तरह से पोषित, उपरोक्त सभी। तो उसे क्या बोलेंगे हम? कुपोषित। 165 नंबर, किसी क्षेत्र में भूमध्य सागरीय वनस्पति नहीं पाई जाती? किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय वनस्पति नहीं पाई जाती? पहला ऑप्शन दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दूसरा दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा ऑप्शन दक्षिण पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका, चौथा ऑप्शन दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल ठीक रहेगा, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, जहाँ पर भूमध्य सागरीय वनस्पति नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 166, विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? पहला ऑप्शन पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी एशिया। सेकंड ऑप्शन पूर्वोत्तर अमेरिका, मध्य एशिया, दक्षिणी अमेरिका, पूर्वी एशिया। तीसरा ऑप्शन पूर्वोत्तर अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, पूर्वी एशिया। और चौथा जो ऑप्शन है वो पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी एशिया। इसका जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल ठीक रहेगा 166 नंबर क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 167, 167, भविष्य में लाभ प्राप्त करने के लिए नई मशीन या भवन खरीदने के लिए जो खर्च किया गया धन वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अपना निवेश, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं जिसे अंग्रेजी में। क्वेश्चन नंबर 168 की ओर बढ़ते हैं। मैनुअल स्क्वेजिंग से आप क्या समझते हैं? मैनुअल जो हाथ से काम जो होता है उसे हम मैनुअल बोल देते हैं। तो आप यहाँ ऐसा किस ऑप्शन के अंदर देख पा रहे हो? ऑप्शन नंबर दूसरे में देख पा रहे हो, सेकंड ऑप्शन के अंदर, हाथ से मेला ढोने का काम। तो ये बिल्कुल ठीक रहेगा। 168 नंबर क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा, हाथ से मेला ढोने का काम, जिसे मैनुअल स्क्वेजिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 169, कितने भारतीयों ने संविधान सभा का गठन किया? कितने भारतीयों ने संविधान सभा का गठन किया? जब संविधान सभा का गठन किया गया तब कितने? तब थे 389। जब भारत आज़ाद हुआ तब कितने रह गए? तब रह गए 299, क्योंकि मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो हट गए, तो तब रह गए 299। 389 से कितने आ गए? 299। तो हम इसमें बोल सकते हैं 300 बिल्कुल ठीक रहेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 170 की ओर। अभ्रक किस प्रकार का खनिज है? लौह खनिज, अलोह, अधात्विक? तो एक अधात्विक खनिज है अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 171, भारत में कौन सा स्थान दुनिया के सबसे बेहतरीन अयस्कों में से एक है? पहला ऑप्शन रानीगंज, जो कि कहाँ है? पश्चिम बंगाल के अंदर है। झरिया कहाँ मिलेगा? झरिया मिलेगा हमें झारखंड के अंदर। और राजहारा हिल्स कहाँ है? ये है अपने पास छत्तीसगढ़ के अंदर। तो दुनिया के सबसे बेहतरीन अयस्कों में से अगर एक पूछे तो वो आएगा राजहारा हिल्स। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 172, विधवा पुनर्विवाह के विचार की वकालत किसने की थी? विधवा पुनर्विवाह के विचार की वकालत करने वाले कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। विधवा पुनर्विवाह के विचार की वकालत अगर पूछेगी, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। क्वेश्चन नंबर 173, दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी 1911 के अंदर बनी। 174 नंबर क्वेश्चन, भारतीय सिपाही की अंग्रेज़ों से नाराज़गी थी क्योंकि उनके असहिष्णु व्यवहार के कारण, उनकी कारतूस प्रकरण नीति के कारण, उनकी विभाजन और राज करो नीति के कारण। तो उनकी ये तीनों के तीनों देख पा रहे हो, उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल ठीक रहेगा। 175 नंबर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कहा गया कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? जो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत को समाप्त कर दिया, वो अनुच्छेद नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 176, शांति से विरोध कर रहे निर्दोष लोगों पर जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? डॉक्टर सत्यपाल, जनरल डायर, सैफुद्दीन किचलू, रॉबर्ट क्लाइव। तो ऐसा आदेश देने वाले कौन थे? जनरल डायर थे, जो कि कौन सी तारीख को हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड? पूछे तो वो 13 अप्रैल सन 1999 1919 को
अमृतसर, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। क्वेश्चन नंबर 177, 1955 में एक गोरे आदमी को अपनी सीट देने से इनकार करने वाली अफ्रो अमेरिकी महिला कौन थी? पहला ऑप्शन रोजी पीटर, दूसरा ऑप्शन रोजा पार्क्स, तीसरा ऑप्शन रोजी मेरी, चौथा ऑप्शन रोज जोस। तो ऐसी महिला कौन थी? वो रोजा पार्क्स। 177 नंबर क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। 178 नंबर क्वेश्चन, उच्च ताप व दाब के कारण चूना पत्थर किस सेल में परिवर्तित हो जाता है? स्लेट, ग्रेनाइट, नीस, संगमरमर। तो उच्च ताप व दाब के कारण चूना पत्थर संगमरमर के अंदर परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 179, सरकार की ओर से मामलों की पैरवी करने वाले अधिवक्ता का प्रकार क्या है और सरकार द्वारा स्थायी आधार पर किसे नियुक्त किया गया? स्थायी आधार पर किसे नियुक्त किया गया? वो अपना होता है सरकारी वकील। जो केंद्र के अंदर होता है अटॉर्नी जनरल और राज्य के अंदर होता है एडवोकेट जनरल। क्वेश्चन नंबर 180, इंडोनेशिया में बाडुंग के सम्मेलन में विश्व के कितने देश शामिल हुए? 29 देश, 20 से कम देश, 100 से अधिक देश, 100 देश। तो इंडोनेशिया में बाडुंग के सम्मेलन में विश्व के कितने देश शामिल हुए? 29 देश शामिल हुए। इंडोनेशिया कौन सा देश है? जनसंख्या के मामले में कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है पूरे विश्व में, दुनिया के अंदर। यहाँ 180 नंबर क्वेश्चन अपने पूरे होते हैं। ये है अपने SAT स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। कैसे लगी बच्चों क्लास? कमेंट करके ज़रूर बताना और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।